सो द फर्स्ट थिंग जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है माइनर्स, और फिर माइनर से जुड़ी हुई बातें हैं कोफैक्टर्स की। माइनर्स हमेशा हम छोटे लोगों को कहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एज में हम जनरली बात करते हैं 18 से लेस देन लोगों को माइनर बोलते हैं, है ना, नॉर्मली अपने लाइफ में। यहाँ पर भी हम जब छोटे डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे या छोटे मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वो माइनर कहलाएंगे। अब छोटे मैट्रिक्स से मेरा मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल्स टू A, B, C एंड D। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से कोई भी अगर छोटा मैट्रिक्स हम लोग लेंगे तो उस मैट्रिक्स को हम लोग माइनर बोलेंगे। अब हम लोग छोटा मैट्रिक्स कैसे करते हैं, हम कोई भी एक रो और एक कॉलम छोड़ दें, हम कोई भी एक रो और एक कॉलम छोड़ दें तो जो पीछे बचेगा वो हमारे पास माइनर होगा। जैसे ये रो और ये कॉलम छोड़ दें अगर, तो हमारे पास पीछे जो बचेगा वो एक माइनर होगा। यानी जैसे डी अगर हमारे पास बच गया तो डी एक माइनर है। अब माइनर किसका है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमने ए के हिसाब से अगर आप देखें तो हमने इस ए वाली रो को और ए वाले कॉलम को हटाया, ए की रो और ए का ही कॉलम था ये, ठीक है। यानी कॉमन ए ही था इन दोनों में, रो और कॉलम में कॉमन ए ही था, तो ये ए की रो और ए की कॉलम माना जाएगा। तो ए की रो जब ए की कॉलम हम लोगों ने लिया तो हम इसको लिखेंगे माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। जो रो और जो कॉलम छोड़ दिया उसको हम छोड़ देंगे, पीछे जो बचेगा वो हमारे पास इसका माइनर होगा। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर देखूं तो बी इज द एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो बी की रो और बी का कॉलम अगर आप छोड़ दें तो हमें जो पीछे मिलेगा वो मिलेगा सी। तो M12 यानी माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज सी। तो हमने क्या करना है, हमने जो एलिमेंट लेना है ना उसकी रो और कॉलम छोड़ देना है, जो पीछे बचेगा दैट इज द माइनर। सिमिलरली M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब पहले हमने सी का देखा, सी वाली रो और सी वाला कॉलम छोड़ दिया तो पीछे बी बचा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे यानी डी को लेंगे, तो डी को लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ए। तो ये हमारे पास इसके माइनर्स हो गए, ठीक है। छोटा सा एक एग्जांपल भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इफ ए इज इक्वल्स टू इफ यू सी 6 4 -2 3, तो अब हम लोग देखेंगे वारी वारी से, पहले हम 6 का माइनर निकालेंगे, ये 6, तो हम लोग लिखेंगे M11, 6 वाली रो और 6 वाला कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 3। फिर M12 इज 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा -2। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा M21। और इसी तरह से जब हम फोर्थ एलिमेंट यानी 3 लेंगे तो हमारे पास इसका माइनर क्या बन जाएगा, इसका माइनर हमारे पास बन जाएगा M22 इज 6। तो ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स के माइनर आ गए। और माइनर और कोफैक्टर्स हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ले सकते हैं, ये बात आपने बड़ी ध्यान देनी है कि माइनर्स और कोफैक्टर्स हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसके ले सकते हैं, हम सिर्फ ले सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हम लोगों ने माइनर्स की बात की। अब बात करेंगे हम 3x3 मैट्रिक्स की, उसमें भी देख लेते हैं माइनर्स क्या होंगे।
अब 3x3 मैट्रिक्स को सपोज मैं फिर से उसको नाम दे रहा हूं, लेट्स से B इज इक्वल्स टू सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमें फिर से यहाँ पे, अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास 9 माइनस बनेंगे, यानी 9 एलिमेंट्स के अलग अलग माइनस बनेंगे। नो, लुक एट दिन, हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1, यानी M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1। तो आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट अगर हमने लिया तो आपने उसकी रो और कॉलम छोड़ देना है, यानी आपने, ये सिर्फ एक बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से आपको खुद ही अंदाजा लगा लेना है, ये रो और ये कॉलम छोड़ दूंगा। ठीक है, जब ये रो और ये कॉलम छोड़ूंगा तो पीछे क्या बचेगा, पीछे जो बचेगा उसको लिख लेना है, यानी 2 1 5 4, बस ये हो गया। अब इसको मैट्रिक्स की तरह, डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना है। 2 × 2 डिटर्मिनेंट आ जाएगा 8 - 5 इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास M11 हुआ। इसी तरह से M12, अब M12 हमारा कौन सा एलिमेंट है, M12 इज दिस 2। अब 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ दीजिए, जो पीछे बचेगा वो आपने ऑब्जर्व करना, वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास 3 2 1 4 multiplied, this will be 12 minus 2, it is equals to 10. Then M13, अब शाबाश, M13 is this फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आप छोड़ दें, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3 2 2 and 5, it is 15 minus 4 is equals to 11। तो ये आपके पास M11 M12 M13 आ गया। अब M21, अब इसी तरह से आपने सब चीजों को इसी तरह से देखना है, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ देंगे, पीछे वाले ले लेंगे जो बच जाएंगे। तो इस केस में क्या बच जाएगा, 2 4 5 and 4। तो ये अब हम ऑब्जर्व करके हम डायरेक्टली इसको देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 - 20 इज -12। फिर M22, M22 को इस 2, आप उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ दीजिए, पीछे क्या बचेगा, 1 4 2 4, it is 4 - 8 is -4। इसी तरह से M23 में आप इस 1 को चेक करिए, 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे, पीछे बचेगा 1 2 2 5 1 2 2 5। ठीक है, हमारे पास बच जाएगा 1 2 2 5। so this becomes 5 - 4 and 5 - 4 is 1। then M31 में 2 को छोड़ दीजिए और आपके पास बच जाएगा 2 वाली रो, यानी 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ दीजिए। इट मीन्स यू हैव टू लीव दिस रो एंड होल ऑफ दिस कॉलम। तो आपके पास 2 5 4 वाली रो छोड़ देनी है, 1 3 2 वाला कॉलम छोड़ देना है, पीछे बच जाएगा 2 4 2 1। आपके पास क्या बच जाएगा, 2 4 2 1। तो M31 यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 - 8 and it is equals to -6। now similarly M32 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4
3 and 1. It is 1 minus 12 equals to minus 11. And the last one is M33. ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 2 1 2 3 2. It is 2 minus 6 is minus 4. तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 के माइनर्स आ गए. आप जरा दोनों के माइनर्स को एक बार चेक कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कोफैक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं. ये हम लोगों ने देखा कि कोफैक्टर्स क्या होता है नो और माइनर्स क्या होते हैं. अब कोफैक्टर्स देखिए, हम माइनर्स को MIJ से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर को CIJ से डिनोट करते हैं. तो हमारे पास कोई भी कोफैक्टर्स को हम क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे? बड़ा सिंपल सी बात है जिसको आपने ध्यान देना है. CIJ इज इक्वल्स टू, यानी CIJ इज फॉर कोफैक्टर्स, यानी किसी रो किसी कॉलम का कोफैक्टर क्या रहेगा? -1 रेज टू पावर I प्लस J इंटू MIJ. चलिए, ये बात आपको अभी इतनी क्लियर नहीं हुई होगी कि मैंने क्या लिखा है. इसको हम लोग ना बात करेंगे किसके साथ? हम लोग इसको फिर से, ये जो एग्जांपल हमने लिखी है इसी एग्जांपल के साथ बात करते हैं. देखें, CIJ मतलब किसको डिनोट कर रहा है? IJ इज I. आपको पता है कि I, हम जिस रो की बात कर रहे होते हैं I वो होती है जिस पर्टिकुलर रो की बात हो रही होती है, और J जिस पर्टिकुलर कॉलम की बात हो रही होती है. नाउ आपको समझना है कि अगर मुझे C11 फाइंड आउट करना है, पर ध्यान से एक चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा. C11 इज -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू M11. अब ये जो -1 रेज टू पावर हमने लिखा है ना, ये इसको हम इजी कर देते हैं. अभी ये चीज जो है वो इजी कर देते हैं. देखिए, हमारे पास ये हैगा -1 रेज टू पावर, ये 1 प्लस 1 कौन से हैं? ये 1 प्लस 1 है जो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया है, इसी को हमने इसकी पावर में ले लिया. -1 की अगर पावर इवन लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, -1 की पावर अगर ऑड नंबर आएगी तो नेगेटिव रहेगा. इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का आपको पता ही है. तो अगर ऑड नंबर होगा तो ये हमारे पास क्या रहेगा? ऑड नंबर पे ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, और इवन नंबर अगर पावर आएगी तो ये पॉजिटिव रहेगा. तो आपने इसको सिर्फ क्या देखना है, इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. हम लोग सिर्फ इसको इस तरह से देखेंगे. आपको याद होगा जब हम डिटर्मिनेंट्स कर रहे थे ना, तो मैंने आपको बोला था कि आप ये इमेजिनरी साइन लगा दो, ये प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दो, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके लगा दो, प्लस माइनस. मैंने आपको बोला था कि आपको बाद में मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों आता है, क्यों लिखते हैं. तो हम लोग इसकी वजह से, जो कोफैक्टर्स हम निकाल रहे हैं, कोफैक्टर की वजह से ही ये प्लस माइनस आ जाता है. सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्लस, ये माइनस, और यहाँ माइनस, और ये प्लस. ये बेसिकली इन कोफैक्टर की वजह से आ रहा है. तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है अगर हमारे पास सम ऑड आएगा, सम ऑड gives negative, some odd gives negative, some even gives positive. बस आपने इन दो बातों का ध्यान रखना है. अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इसकी हेल्प लेंगे और हम लोग इसको लेके चलेंगे कि ये हमारे पास माइनर्स और कोफैक्टर्स, माइनर से कोफैक्टर्स कैसे बनेंगे. चलिए, अभी ना मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये बी वाली एग्जांपल को ध्यान में रख के बात करता हूँ. सभी लोग ना बड़े कंसंट्रेशन के साथ किसको देखेंगे? बोर्ड को देखेंगे. तो अब हम लोग कोफैक्टर्स को मैं किससे डिनोट करूंगा? ध्यान से देखना. इसको मैं डिनोट करूंगा C11, C12,
C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। ठीक है, हम लोगों ने देखना है सम। किसका सम देखना है? ये जो रोज और कॉलम का सम है। ये 1 + 1 अगर आएगा ना, 1 + 1 2 होता है, तो आपने डायरेक्टली माइनर की वैल्यू लिख देनी है, इट इज इक्वल्स टू 3 माइनर, क्योंकि हमारा ये माइनर क्या आया था, आप यहाँ ध्यान दीजिए साथ में, ये माइनर हमारा 3 था, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब नेक्स्ट वाले का सम अगर हम देखें तो 1 और 2, 1 + 2 होता है 3, यानी ऑड। ऑड पे ये वैल्यू जो है माइनर की वैल्यू लेंगे, लेकिन नेगेटिव वैल्यू लेंगे। माइनर की कौन सी वैल्यू थी? 10, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -10। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है 1 + 3 4 इवन नंबर, तो हम माइनर की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेंगे, दैट इज, इस बार ये क्या थी माइनर की वैल्यू? 11, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11। क्या लिख देंगे? 11 लिख देंगे। माइनर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11। नेक्स्ट हमारे पास C21, ये है ऑड। ऑड का है तो पावर नेगेटिव, सॉरी -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो ये जो हमारे पास -12 आ रहा है, इसका नेगेटिव लेंगे। -12 का नेगेटिव विल बी +12। तो माइनर के साइंस चेंज हो जाएंगे, जहां जहां नेगेटिव आएगा वहां वहां पे माइनर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, और जहां जहां पॉजिटिव रहेगा हम डायरेक्टली माइनर एज इट इज दिखेंगे। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास C22, 2 + 2 = 4 इवन नंबर। अब हमारे पास ये क्या था? -4, तो आप इसको डायरेक्टली -4 ही लिखेंगे। लेकिन 2 3 क्या है हमारे पास? ऑड। तो ऑड में हमारे पास क्या रहा? अगर 2 3 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ऑड नंबर, और ऑड नंबर में हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव, यानी साइन चेंज हो जाएगा। है क्या है ये? 1, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे? -1। नेक्स्ट इज C31, अगेन 3 + 1 = 4 इवन। जब ये इवन है तो 3 1 हमारे पास क्या आ गया था? ये आ गया था हमारे पास -6। क्या आ गया था? -6। और अगर ये इवन नंबर है, ठीक है, अगर ये इवन नंबर है तो इसको एज इट इज लिखेंगे -6। इवन में साइंस चेंज नहीं होंगे माइनर के, लेकिन जब ऑड आएगा, जैसे कि आपका नेक्स्ट वाला ऑड है 3 2, 3 + 2 = 5, 5 इज एन ऑड नंबर, तो हम माइनर हमारे पास क्या था? -11 था, लेकिन हम इसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा +11। C33 को अगर बेटा देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर, और इवन नंबर्स में साइन चेंज नहीं होगा। हमारे पास M33 क्या था? -4, और हम C33 क्या ले लेंगे? एज इट इज -4। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर सम, फिर से दोबारा से एक बार बात करता हूं, अगर हमारे पास क्या है? सम ऑड आता है तो साइन चेंज, यानी नेगेटिव जो भी है उसका हम साइन चेंज कर देंगे, और अगर सम इवन आता है, सम अगर इवन आता है तो साइन सेम रहेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आप। तो आप फटाफट से इन दोनों को कंपेयर कीजिए, कोफैक्टर को नोट कीजिए, फिर आगे बात करता हूं कि अगर हमारे पास 2 × 2 है तो हम उसमें कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब 2 × 2 की मैट्रिक्स की बात करेंगे, और 2 × 2 मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी इसके माइनर्स देख लिए थे, फिर से एक बार हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो आप देखते हैं, सपोज मेरे पास A = 3 7 -5 and 4 है, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो M11 मैं लूंगा 4, M12 लूंगा -5, M21 लूंगा 7, और M22 लूंगा
3। ठीक है, ये तो सिंपल आपको समझ आ गया कि जो हम एलिमेंट लेते हैं उसकी रो कॉलम छोड़ देते हैं और पीछे बाकी जो बचता है उसको लेके जाते हैं। नाउ कोफैक्टर, तो C11 is 1 plus 1 is 2 even, 1 plus 1 is 2 even, तो जो माइनर की वैल्यू है एज इट इज लिखी जाएगी। देन C12 1 plus 2 is 3 यानी ऑड, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनर की वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे +5। फिर C21 ऑड, तो C21 में हम माइनर की वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे तो -7। एंड C22 इज इवन, तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 4 -7 5 3। नाउ अगर हम लोग फर्दर इसकी बात करें, ये तो हमने सीख लिया कोफैक्टर्स क्या है। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ना कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं C। तो इसकी बात करें, अगर यहाँ पे C की बात करें, कोफैक्टर की बात करें, तो यहाँ पे C क्या बन जाएगा, यहाँ C बन जाएगा आपके पास 4 5 -7 एंड 3। तो हम इसके कोफैक्टर के मैट्रिक्स को इस तरह से लिखेंगे। एंड यहां पे हम कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, ये आप देखिएगा, वी विल राइट इट एज 3 -10 11 12 -4 -1 -6 11 एंड -4। तो यहाँ पे C मैट्रिक्स मतलब C का मतलब है यहाँ पे कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स यहाँ पे ये बन गया। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने आपको क्यों लिखवाया, मतलब व्हाई इट इज बीन रिटन। सबसे पहले आपने माइनस निकालने सीख लिए, माइनस के बाद हमने देखा कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब कोफैक्टर्स जब निकाल दिए तो हमने उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और मैट्रिक्स की फॉर्म में क्यों लिखा, बिकॉज आगे जो चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो इस कोफैक्टर के मैट्रिक्स के ऊपर आएगी। तो हम लिखते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट इज द नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे। Adjoint of matrix is equals to transpose of C. What is transpose of C? Adjoint of the matrix. और C क्या है, C is the matrix made by the cofactors, जो अभी हमने बनाने सीखे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे adjoint of A की बात करूं, जो हमने अभी 2x2 मैट्रिक्स लिखा, तो adjoint of A is 4 5 -7 and 3 का ट्रांसपोज। तो adjoint of A is, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 -7 5 3। ये हमारे पास adjoint of A आ गया। सिमिलरली अगर मुझे adjoint of B निकालना है, जो मैंने अभी पीछे 3x3 मैट्रिक्स लिखा था, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास 3 -10 11 12 -4 -1 -6 11 -4 का ट्रांसपोज। और यहां पे एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, यहां पर एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा
3 minus 10 11 12 minus 4 minus 1 minus 6 11 and minus 4. तो हमने दोनों जगहों पे एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी निकालना सीखा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी हम लोगों को कहाँ काम आने वाला है? अगेन समथिंग टू सी हियर। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, एडजॉइंट ऑफ बी क्यों निकालने की जरूरत पड़ी? उसका रीजन ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो आपको निकालना आता है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर ए इनवर्स निकालना है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सपोज अगर हमें यहाँ पे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना होता, इनवर्स निकालना होता, तो हम इसको ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमें बी इनवर्स निकालना है, बी इज ए मैट्रिक्स, जो मैंने अभी पीछे लिखा मैं उसके लिए बी यूज कर रहा हूँ, तो इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये हमारे पास इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। ये जो हमने कोफैक्टर्स निकालने सीखे वो सिर्फ इस इनवर्स को निकालने के लिए हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी या पड़ी। तो आपने इसको अच्छे से नोट करेंगे, समझेंगे एक एक चीज को, और जिसको जहां पे जो चीज समझ नहीं आती है आप मुझसे अच्छे बच्चों की तरह उसको पूछेंगे। तो आप फटाफट से इसको नोट करें, फिर हम लोग इससे आगे चले। चलिए आप लोग हम लोग पूरा एक प्रोसेस दोबारा से कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे टू फाइंड आउट द इनवर्स। नाउ सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, A is equals to -2 4 -3 5। तो M11 अब हम लोग ना डायरेक्टली C11 फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, आपको ये तो पता चल गया कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। माइनर्स और कोफैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस से निकालते हैं, सिर्फ कोफैक्टर्स में हम लोग साइन चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग कौन से रो या कौन से कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं। तो C11 यहीं से हम देख लेंगे, 1 + 1 2 होता है, इसको हम लोग 5 लिखेंगे एज इट इज। C12 ध्यान से देखना, C12 क्या है? 1 + 2 इज ऑड। एलिमेंट कौन सा C12 का? C12 का एलिमेंट है ये 4, और ऑड इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो हमें क्यों मिलेगा? हमें मिल जाएगा -3। लेकिन क्योंकि ये 1 + 2 ऑड नंबर है तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा साइन ले लेंगे, जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा साइन लेंगे। C21 इज -3 क्योंकि ये ऑड है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 4, लेकिन ये ऑड है तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो साइन उल्टा हो जाता है अगर हमारे पास ये सम ऑड होगा इसका, रो और कॉलम का, और C22 जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा -2। नाउ C is equals to what? C is equals to
5 3 -4 -2. Adjoint of A is C transpose. Adjoint of A is equals to 5 3 -4 -2 transpose, and adjoint of A is 5 3 sorry 5 -4 3 -2. ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 क्रॉस 2 में तो आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? -2 4 -3 5. This is equals to -10 plus 12 equals to 2. And now हमें A inverse फाइंड आउट करना है। A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया, हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 -2 4 -3 5. A इनवर्स इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -1 2 जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा, -3/2 and 5/2. So this is A inverse for us. अब A inverse क्या मैट्रिक्स है? कौन सा मैट्रिक्स है? A inverse हमारे पास वो मैट्रिक्स है जो इस A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी A इंटू A इनवर्स इज I. इस A को अगर हम इस A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें I मिल जाएगा। सो ये हमारे पास A इनवर्स आ गया। और एक बात बड़ी मजेदार है, हर एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकलेगा वो सिर्फ एक वही पर्टिकुलर मैट्रिक्स होगा, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों ने सीखा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपने सिर्फ जो ध्यान देने वाली बात थी, बाकी प्रोसेस तो आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो हम लोगों ने ऑड नंबर्स पे कोफैक्टर्स डायरेक्टली निकाले, इस बार हमने माइनस नहीं लिखे, डायरेक्टली कोफैक्टर्स लिखे। यही चीज हम लोग अभी सीखेंगे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आप देखें एक एग्जांपल हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की भी करेंगे ताकि आपको चीजें परफेक्टली क्लियर हो जाए। लेकिन आपने मेरे से प्रॉमिस करना है कि ये जो आज का लेक्चर है ना, ये आपने पक्का अभी जाते ही, जैसे आपको टाइम मिलेगा अपनी क्लासेस के बाद, यू विल बी डूइंग दिस लेक्चर टुडे इटसेल्फ, क्योंकि कल जो हम लोग इस पे बढ़ेंगे वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको आज सारी चीजें सीखनी है, दोबारा से इसको अच्छे से करना है। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1 2 1 3 1 2 एंड 1 4 3। छोटा सा एक मैट्रिक्स दिया हमने। आपने C11 आपने ना वो साइंस जो हमने पहले है, वो साइंस क्यों आए थे ये अब आपको पता चल के, आपने उन साइंस का बस ध्यान रखते जाना और काम करते जाना है। दिस इज 1 2 4 3। क्यों लिखा? वही रो और कॉलम छोड़ना उस एलिमेंट का जिस एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं, बाकी जो बचेगा 3 - 8 इज इक्वल्स टू -5। C12 ऑड है तो पहले ही माइनस लगा दो, बाकी वही है 3 2 1 3, यानी वो रो और वो कॉलम छोड़ दोगे तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा।
ये आ जाएगा आपके पास -9 - 2 इज इक्वल्स टू -7। C13 में पॉजिटिव है क्योंकि 1 + 3 4 होता है, तो 3 1 1 4 12 - 1 इज इक्वल्स टू 11। C21 माइनस आ जाएगा पहले ही, क्यों? क्योंकि 2 + 1 इज एन ऑड नंबर, 2 + 1 इज 3, तो ऑड नंबर है, तो आप उसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे। 2 1 4 3, it is minus of 6 - 4, it is -2। C22 2 + 2 4 है, इसको एज इट इज ही जाएंगे, ये आ जाएगा 1 1 1 3, it is 3 - 1 is equals to 2। C23 नेगेटिव आ जाएगा पहले, तो आप देखें 1 2 1 4 1 2 1 4 माइनस ऑफ 4 - 2 इक्वल्स टू -2। C31 ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, 2 1 1 2, दिस इज 4 - 1 इक्वल्स टू 3। C32 तो माइनस आ जाएगा, बिकॉज 3 + 2 इज 5, 5 यहाँ पे होगा, ऑड होगा तो नेगेटिव पहले ही लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 3 2, दिस इज -2 minus of 2 - 3 minus of -1 is equals to +1। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास इसके कोफैक्टर्स आ गए। अभी एक कोफैक्टर हमारा रहता है, उसको हम लोग अभी देखते हैं, एंड देन मैं आपको पूरा टाइम दूंगा बाद में इसको नोट करने के लिए। आप यहां पे देखें, यहाँ पे C33 में ये इवन है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 1, that is equals to 1 - 6 equals to -5। तो हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए, therefore C is equals to -5 - 7 11 -2 2 -2 3 1 -5। Adjoint of B is equals to C transpose is equals to -5 - 7 11 -2 2 -2 3 1 -5 का ट्रांसपोज। तो ये ऐसे लिखा जाएगा बेटा, जो रोज में है एलिमेंट्स को कॉलम में लिखे जाएंगे, -7 11 -2 2 -2 3 1 -5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इनवर्स निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए। अब एक बात यहाँ पे है कि यार अब हम डिटर्मिनेंट के लिए भी इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, तो मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ना आपको पता है, आपने अननोइंगली आधा काम कर दिया है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता भी नहीं है कि आप डिटर्मिनेंट अगले एक स्टेप में निकाल सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला होता है A11 into C11 plus A12 into C12
प्लस A13 इंटू C13। अब A11 आपके पास क्या है 1 इंटू -5 प्लस A12 है 2 इंटू -7 और A13 आपके पास 1 इंटू 11। तो आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई? डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई -5 -14 प्लस 11। ये आ गई आपके पास -19 प्लस 11 एंड डेट इज इक्वल्स टू -8। तो देयरफॉर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू -8। ये हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो डिटर्मिनेंट निकालने का अगर आपने कोफैक्टर्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं तो ये आप इस तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक और तरीका है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए। एक्चुअल में हम कर यही रहे होते हैं लेकिन एक अलग तरीके से इसको देख रहे होते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने का हमने एक आसान तरीका सीख लिया। कब? जब हमें कोफैक्टर्स ऑलरेडी पता है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब देरी किस बात की है? अब हमने सिंपली ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बी इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। सब चीजें हमारे पास गिवन है, सब चीजें हमारे पास आ गई हैं, हमने सिर्फ उन वैल्यूज को लगाना है। तो बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -8 इनटू, बस आपने इसको एज इट इज ही लिख देना है, -5 -2 3 -7 2 1 11 -2 -5। दिस इज द आंसर। आप चाहें तो इसको फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज द आंसर। कोई ऐसा बात नहीं है, हम इसको भी आंसर लेके चल सकते हैं। तो आपने इन सब चीजों की ढेर 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 सारी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन इन वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखेंगे। So I hope all the things are clear to you. आज आपने माइनस निकालने सीखे, देन उसके बाद कोफैक्टर्स निकालने सीखे, देन उन्हीं कोफैक्टर्स को यूज करके आपको पता लगा कि एडजॉइंट्स कैसे निकालते हैं, एंड देन एडजॉइंट्स को यूज करने के बाद आपको पता लगा कि हम लोग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो आज का लेक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आप इसको जरूर देखिए, फटाफट से इसको नोट करेंगे और जो भी कंसेप्ट है उसको नोट करेंगे। जो चीज़ समझ में आएंगे यू आर वेलकम टू आस्क मी। तो कल हम इससे आगे की तरफ चलेंगे और अगले होपफुली नेक्स्ट 2-3 डेज में हम इसको फिनिश कर देंगे। आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप अपना ध्यान रखें, घर बैठें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें एंड जय हिंद। थैंक यू सर।